नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे सिंगर जतिंदर सिंह से। जतिंदर सिंह का जन्म अमृतसर में हुआ। एलएलबी की इन्होंने पढ़ाई की, लेकिन दिल में एक इच्छा थी सिंगिंग के क्षेत्र में आगे जाने को लेकर, क्योंकि पिताजी सिंगिंग के क्षेत्र में थे। पिता फादर जो कुलबीर सिंह है, जतिंदर ने उनसे क्लासिकल की ट्रेनिंग ली है और सूफी में पारंगत हैं जतिंदर सिंह। अगर इनके फिल्मों की बात करें तो फिल्म बागी 2 का फेमस गाना गेट रेडी टू फाइट के लिए इन्होंने अपनी आवाज दी है और इसके सिंगर हैं जतिंदर सिंह। जतिंदर ने फिल्म अंग्रेजी में कहते हैं मैं एक कव्वाली भी गाई है, जो कि दर्शकों द्वारा लोगों द्वारा काफी पसंद की जा रही है। तो वहीं हिंदी फिल्मों के अलावा मराठी फिल्म बे एक के बे के गाने को भी जतिंदर ने अपनी आवाज दी है। तो वेब सीरीज मासूम के गाने फकीरा, जो कि काफी लोकप्रिय गाना है, उसके लिए बेस्ट सिंगर ओटीटी 2022 के अवार्ड से भी नवाजे गए हैं जतिंदर सिंह। तो इसके अलावा दूसरी फिल्म जिगरिया, इसका जो गाना है रंग रंग दे, इसको भी आवाज दी है जतिंदर सिंह ने। तो एक और फिल्म टेक इट इजी, इसमें गाना है नन्हे से, इसके भी सिंगर है जतिंदर सिंह। इसके अलावा फिल्म मन मर्जिया जला दी, इसके भी सिंगर हैं जतिंदर सिंह। और फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल्स में भी अपनी आवाज दी है जतिंदर सिंह ने। अगर टीवी सीरियल की अगर बात करें तो केसरी नंदन, ये एक धार्मिक सीरियल है, इसका टाइटल सॉन्ग भी गाया है जतिंदर सिंह ने। इसके अलावा महाराणा प्रताप का केसरिया बालम में भी आवाज दी है जतिंदर ने। तो पृथ्वी वल्लभ के टाइटल सॉन्ग को भी अपनी आवाज दी है जतिंदर ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि कैसे इनके सिंगिंग के सफर की शुरुआत हुई और कैसे इनका सफर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सिंगर जतिंदर जी। जतिंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। जी नमस्कार। जतिंदर जी, जैसे हमें पता चला है कि आपने अपने पिताजी से क्लासिकल की शिक्षा ली है और वहीं से आपके अंदर एक सिंगिंग को लेकर जो एक इंटरेस्ट था वहां से आपके अंदर जागृत हुआ। उसके बाद फिर ये लगातार सफर आगे बढ़ता जा रहा है और अब बड़ी बड़ी फिल्मों में आप गाना गा रहे हैं। तो लेकिन क्या आपके फादर के कहने से आप इस फील्ड में आए, या फिर जब आप अपने पिताजी को देखते थे, सुनते थे उनको गाना गाते हुए, तभी से अपने आप ये इच्छा आपके अंदर जागृत हुई कि मुझे भी सिंगिंग करना चाहिए? जी बिल्कुल। मेरे हर एक आर्टिस्ट किसी न किसी से मुतासिर तो होता है। जी। तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि मेरे फादर साहब जो हैं उनसे मुतासिर होकर मैंने गाने की शुरुआत करी थी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब जब मैंने सीखना शुरू किया उनसे। वो गाते थे और मैं हारमोनियम के आसपास मंडराता रहता था, कभी बैठ जाता था हारमोनियम पर, मतलब जैसे बच्चे करते हैं, लेकिन वो सुन सुन के देख देख के काफी कुछ वहां से सीखना शुरू कर दिया। जी। क्या उम्र होगी उस वक्त आपके, जब आप अपने पिताजी को गाते हुए सुनते थे और फिर आपके अंदर भी इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी सिंगिंग करना चाहिए? जी मैं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि मुझे, एक बच्चे को एक सोच नहीं आ सकती उस वक्त। मैं हाँ। बहुत छोटा था, तो वो सुन सुन के उनको, हाँ ये है कि मुझे ये करना चाहिए म्यूजिक, ये समझ लीजिए कि 10-12 मुझे समझ आना शुरू हुआ कि जी अच्छी चीज। बिल्कुल। इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमने अक्सर देखा है जो छोटे बच्चे रहते हैं, जो पापा या मम्मी जो करते हैं उनको भी करने में बड़ा मजा आता है। अगर मम्मी किचन में खाना बना रही होती है तो वो भी रोटी बेलने में उनको बड़ा मजा आता है, भले वो आटा लेकर उसको यहाँ वहाँ करते हैं, मस्ती करते हैं। तो मुझे लगता है शायद इसी तरह से आपकी शुरुआत हुई होगी, क्योंकि आपने जब पिताजी को देखा हुआ गाना गाते हुए आप भी गुनगुनाते होंगे। कोई ऐसा गाना आपको याद आ रहा है जो उस वक्त छोटेपन में आप अक्सर गुनगुनाते थे और अभी भी आप उस गाने को गुनगुनाते हैं जब भी आप अकेले में रहते हैं, या फिर आपको बड़ा मजा आता है जब भी वो गुनगुनाते हैं आप वो गाना? बहुत सारे ऐसे गाने हैं। हाँ। मेरे फादर एक्चुअली उनको क्लासिकल गाने का ज्यादा शौक जी। था हमेशा। वो ठुमरी गाया करते थे और क्लासिकल, उसके अलावा एक पंजाबी गाने कुछ ऐसे थे जो काफी गाते थे। हाँ। गुलाबी साहब की गजल पंजाबी, तो वो गुनगुनाया करते थे, तो वो मुझे बहुत पसंद है और मैं आज भी गाता हूँ। तो उनमें से कोई एक आध गाना अगर आप गुनगुना दे तो मुझे लगता है दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा, बचपन की यादें जी आपकी भी ताजा हो जाएंगी। जी बिल्कुल। एक एक गीत है, मेरे शौक दा नहीं एतबार तेनू। बहुत बढ़िया। जी गुलाम अली साहब हैं गजल सिंगर जो, हाँ। उनका ये पंजाबी। जी। तू सादा ते तेरा दिल सादा, तेनू एवें रखी
गरीब बुरा पाया आजा रिंदा दी बस्म विच आण बह जा इथे बैठते ने खाक सार आ जा मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त है। पंजाबी गानों में एक अलग ही मिठास होती है, एक अलग ही बात होती है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भंगड़ा बजता है तो अंदर जोश भी आता है, और जब इस तरह से रोमांटिक गाने चलते हैं या ऐसे सुकून वाले गाने सुनाई देते हैं तो अंदर से एक रूहानी महसूस भी होती है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, जब आप पिताजी से सीखते थे, क्योंकि बहुत छोटेपन से आपने उनसे सीखना शुरू कर दिया था, तो किस तरह से वो आपको सिखाते थे? आप खुद ही आप प्यार मोहब्बत से सीख जाते थे या थोड़ी डांट फटकार भी होती थी, आपको डांट भी पड़ती थी? हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं बहुत जिद्दी बच्चा रहा हूँ, हाँ तो ना आसान नहीं था, जिद्दी और आलसी बच्चा था। मतलब कुछ लोग जैसे होते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं जी। या सीखने के लिए सिखाया जा सकता है, जिनको मैं उनमें से नहीं था। हाँ तो लेकिन मेरे फादर इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहे। उन्होंने मुझे एक बार का एक किस्सा याद है, इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना प्लीज चाहूंगा प्लीज। कि उनका हम लोग तब छुट्टियां मनाने के लिए गांव गए हुए थे मेरे। हाँ वहां तो रियाज नहीं, कुछ नहीं, बस सोना है आपको। तो मैं सोया हुआ था और अचानक से मेरे फादर आए और मुझे जगाया, पूछा तुम रियाज व्याज कर रहे हो कि या फिर छुट्टियां मना रहे हो? हाँ तो छुट्टियां मनाने आए तो छुट्टियां ही मनाएंगे, वो लेने आए थे मुझे। वो इतने गुस्से में आ गए कि, और मैं बहुत डरता था उनसे, तो मैं फटाफट भाग गया वहां से। अच्छा। अब वो चप्पल लेके मेरे पीछे भागे हैं और पूरे गांव का हमने एक पूरा राउंड लगाया है। तो उसके बाद तो खैर मैं बच गया, मार तो मुझे नहीं पड़ी, लेकिन उस दिन के बाद मैंने रियाज का टाइम जो मेरा बंधा हुआ था वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। क्या मैं बात। रियाज करता ही। नहीं, मुझे लगता है कि अच्छा है कि थोड़ी बहुत सख्ती होनी चाहिए। देखिए, अगर वो सख्ती नहीं होती तो मुझे लगता है वो जो आपने कहा उसके बाद आपने कभी रियाज को मिस नहीं किया। थोड़ी बहुत सख्ती तो होनी जी भी चाहिए। हाँ, मुझे भी याद है जब मुझे भी पिटाई होती थी या मम्मी मारती थी तो पपीते का पेड़ था उसमें चढ़ जाता था और मम्मी का हाथ वहां तक पहुंचता नहीं था। तो बड़ी ऐसे किस्से याद आते हैं। और आपने जिक्र किया कि जब आपके पिताजी चप्पल लेके पीछे घूम रहे थे तो मुझे भी अपने बचपन के किस्से याद आ गए। और अक्सर मैंने देखा है बच्चे लोग बाथरूम में छुप जाते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर देते हैं। आपने कभी तो नहीं किया, बाथरूम में छुप कर लॉक कर दिया दरवाजा? अच्छा। चलिए, लेकिन मुझे लगता है फिर मैंने कहा ना, देखिए हमारे जो संस्कृति की बात करें या हमारे जो भारतीय मिजाज की बात करें उसमें थोड़ी बहुत सख्ती आवश्यक है। थोड़ी बहुत सख्ती होती है तो बच्चे फिर सही ट्रैक में जाते हैं। और देखिए, आप आज आज बड़ी बड़ी फिल्में आप गा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बचपन की रही बात। फिर धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया होगा, आपने स्टेज शो किए होंगे आपने। फिर वो जो पहला जो एक गाना होता है जिसको रिकॉर्डिंग होती है, स्टूडियो में जाते हैं, वो कौन सा गाना था? क्योंकि वहां से एक प्रोफेशनल की शुरुआत होती है। तो उसके पहले आप ठीक है घर में गा रहे थे, आप सीख रहे थे, आप स्टेज शो भी करना आपने शुरू कर दिया होगा। लेकिन अगर आपको एज ए प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगिंग करना है तो आपको स्टूडियो में आपको गाना होगा। तो वो कौन सा पहला गाना था जो आपने स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था? स्टूडियो में सर मेरा रिकॉर्ड किया पंजाबी गाना ही था। हाँ अमृतसर में मैंने रिकॉर्ड किया था। एक सूफी कलाम था, माए मेरा रांझा क्यों नहीं आया। जी। बड़ा खूबसूरत गाना था। हाँ और पुराना, काफी पुराना गाना है क्योंकि सूफी बेस्ड उसका कंपोजिशन और लिरिक्स सब जी। सूफी बेस्ड था। तो जो ट्रेडिशनल सिंगिंग स्टाइल रहता है वही उसको मेंटेन रखना था। हाँ मैं वो गाना, क्योंकि वो अभी कम गाए जाते हैं ये गाने, तो मैं आपके ये चैनल के जरिए मैं एक बार सुनाना भी नहीं, चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो आप तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा। वो तो अगर आप नहीं भी बोलते तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता। लेकिन उसके पहले ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि पहला आपका रिकॉर्डिंग था, कितने कंफर्ट थे आप? क्योंकि इसके पहले आप स्टेज में गा रहे होंगे या आप रियाज कर रहे होंगे, क्योंकि माइक में गाना, स्टूडियो में गाना, आपके सामने ट्रैक चलता रहता है। तो कितने कंफर्ट थे कि आसानी से आपने गा दिया या थोड़ी सी आपको जद्दोजहद करनी पड़ी, परेशानी आई थी? नहीं, बिल्कुल सर, उसमें अगर ये कोई कहे कि मैं स्टेज कर रहा था और उसके बाद मैं स्टूडियो में गया और मैं बहुत कंफर्टेबली फटाफट सब कर दिया, तो वो झूठ होगा। हाँ सब तरह ही मुझे भी वो उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, जी। लेकिन धीरे धीरे एक दो टेक के बाद मुझे समझ में आ गया, क्योंकि जो स्टूडियो का माइक है वो बहुत सेंसिटिव है। हाँ
तो उसका ध्यान रखना वो एक अलग चीज है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे क्योंकि एक आदत रहती है, गाना आपके अंदर है, तो हाँ, उसमें बनाना कुछ नहीं होता। तो हो गया था बिल्कुल। तीन चार। मुझे लगता है कि बस वो जो वहाँ का जो माहौल है उसमें आप थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगा होगा। बाकी सिंगिंग तो अंदर थी आपके अंदर, माहौल में जैसे आप जी एडजस्ट हो गए, फिर आपने तो मुझे लगता है सीधे आपकी जो मेट्रो ट्रेन निकली होगी वो सीधे फिर अंजाम तक पहुंची होगी और आप डेस्टिनेशन तक पहुंच गए होंगे। आप वो गाना ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी। मैं मेरा रांझा क्यों नहीं आया, मैं मेरा रांझा क्यों नहीं आया, दूर बेले आँचों है, मैं मेरा रांझा क्यों नहीं आया, मैं मेरा रांझा क्यों नहीं आया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। वाकई अब मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया था कि जब भी इस तरह से वो सूफ़ी गाने जब भी सुनते हैं तो वो जो एक रूहानी एहसास तो होता ही है, और आपके उस गाने में फिर से वो एहसास ज़रूर हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर मुंबई जाना आपका कैसा हुआ? क्योंकि आपको पता है अगर प्लेबैक सिंगिंग करनी है, हिंदी फिल्में करनी है या आपको इस फील्ड में आगे जाना है, तो आपको मुंबई का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। तो मुंबई जाना कैसे आपने डिसाइड किया था और कब आप मुंबई में आप वहाँ पर आपने पैर रखा और कैसा शुरुआती दौर में आपका स्ट्रगल कैसा रहा? सर मैं अगर अपने सफर की बात करूं तो सफर मेरे लिए कभी मुश्किल नहीं हुआ, स्ट्रगल का भी। हाँ, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, मेरी मेरी जो सिंगिंग की सिखलाई से लेके आगे काम करने तक का जो भी सफर था उसका दारमदार सारा मेरे पिताजी ने उठाया हुआ है। कि जी। वो उन्होंने मुझे पुश किया, वो और मुझे वो बहुत देर से बोलते आ रहे थे कि तुम बाहर जाओ, अपना जाओ, मुंबई जाओ, तुमको वहीं जाना चाहिए। हाँ, प्लेबैक के लिए आपको जाहिर सी बात है आपको मुंबई ही आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो लेकिन वही बात आ जाती है कि मैं हाँ जाता हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा था। हुँ, तो एक तो उनकी वजह से आना हुआ मेरा यहाँ। फिर यहाँ भी कुछ मुंबई में भी कुछ लोग जो मुझे मुझे अब्रॉड में मिले जब मैं शोज करने गया उन लोगों के साथ, तो हाँ, वो लोग भी मुझे बराबर अपनी तरफ खींच रहे थे कि मुंबई आना चाहिए, एक बार अच्छा। आओ। हुँ, और मैं नाम लेना चाहूंगा कि यहाँ इमरान भाई हैं, काफी अच्छे बड़े कमाल हैं। हाँ, तो उनका भी जिक्र बहुत जरूरी है कि उन्होंने मुझे बार बार बुला के कि यहाँ आओ, रहना शुरू करो, थोड़ा स्ट्रगल करो। वो फिर आखिर आना हो गया। और क्योंकि अब यहाँ पर आपको मुंबई में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करनी पड़ती है उनमें से एक है कि आपको यहाँ रहने की प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल। उन्होंने मुझे बताया, अपने पास रखा, जब तक मुझे समझ आ गया कि मुंबई में रहते कैसे हैं, हाँ, तो तब मैं उन्हीं के पास था। और फिर फादर का सपोर्ट हमेशा की तरह था, हर तरह से। जी। तो आई थिंक यही 2-3 चीजें चाहिए होती हैं आपको मुंबई में हुँ, टिके रहने के लिए। फिर मुंबई टिकना हो गया और उसके बाद जो भी लोग मिले सब अच्छे थे, सबने जी। सपोर्ट किया और मुंबई में आने अच्छे के बाद से कितना सपोर्ट किया। समय लगा आपको और वो जो पहला आपका गाना था, फ़िल्म का गाना ख़ास तौर से, वो कौन-सा गाना था जी और कैसे आपको मिला वो? और मुंबई में आने के कितने समय बाद आपको ये मुकाम हासिल हुआ? सर मैं 2014 में मुंबई आया था। हाँ, 2014 में मैं तकरीबन 14 जनवरी के आसपास मैं यहाँ पहुंचा था। हुँ, तो 30 जनवरी को मैंने आई गेस के गाना रिकॉर्ड किया था जिगरिया मूवी के लिए, क्या रंग बात है! रंग दे। मतलब 1 महीने भी नहीं लगे आपको आपको पहला गाना आपको मिल गया था, फ़िल्म जिगरिया का। जी बिल्कुल। हाँ, तो असल में वो गाना ही एक कह सकते हैं कि उसकी वजह से मैं यहाँ टिक पाया। हाँ, मुंबई आना मेरा था, लेकिन मैं यहाँ टिक नहीं पाता था, जी, रहना नहीं हो पाता था। फिर मुंबई मुझे लगता है कि सब लोग नहीं रह पाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई तो शक नहीं है। देखिए, कहते भी हैं जी ना कि लाखों लोग मुंबई रोज़ आते हैं और लाखों लोग रोज़ मुंबई से वापस जाते भी हैं। वहाँ पर रहना, बिल्कुल टिकना और लगातार काम मिलते रहना बड़ा चैलेंज होता है वहाँ पर। और अगर और सिंगिंग क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, मुझे लगता है जिस तरह से आजकल हर साल सिंगिंग कंपटीशन होता है बड़े-बड़े चैनल्स में, तो वहाँ से भी 15-20 लोग वहाँ से निकल के जाते हैं इंडस्ट्री में। फिर अगर देखें तो लगातार बाहर से तो आ ही रहे हैं
लेकिन जो ऑलरेडी नोन फेस हैं वो भी निकल कर उनको भी आगे जाके स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं उनमें से कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो कंटिन्यू काम कर रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो वाकई चैलेंज तो हर जगह बड़ा चैलेंज है, लेकिन जो गाना है जिगरिया ज़रूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। जैसे आपने जिक्र किया, इसी गाने की वजह से फिर आपने कंटिन्यू मुंबई में रुकना तय किया और एक के बाद एक लगातार आप अच्छे और बेहतर काम और बेहतर गाने गाते जा रहे हैं। तो ज़रूर सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक ये गाना। एग्नल फैजान इसके कंपोजर थे हाँ और अरुण जी ने इसको लिखा था। जी। और बहुत खूबसूरत गाना है, होली के ऊपर बनाया गया गाना था। हाँ छोड़ी जग की सारी लाज, प्रीत की भांग चखी, वो प्रीत की भांग चखी, हो आज ब्रिज में है होली रसैया, इत्ते आए हैं कुंवर कन्हैया, इत्ते आए हैं कुंवर कन्हैया, आज है आप दोनों मगन, राधा को अपनाने आए कृष्ण, रंग रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे रंग, ओ रंग रंग दे रंग रंग दे रंग रंग दे रंग। क्या बात, बहुत खूब, बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है कि किशन जी का फिर आशीर्वाद बना रहा और उसके बाद लगातार आपके पास एक के बाद एक काम मिलते रहे। और देखिए, मैं एक माइलस्टोन ही मानूंगा कि बागी 2 में जो सबसे बड़ा फेमस इसका गाना रहा है कि रेडी टू फाइट अगेन, इसमें आपने अपनी आवाज़ दी है। तो मुझे लगता है ये आपके लिए भी, अगर कभी आप फहरिस्त बनाए कि मेरे गानों में कौन कौन सा माइलस्टोन है, तो उनमें से एक गाना ये भी होगा बागी 2 का। तो कैसे ये मौका मिला, क्योंकि बड़ी फिल्म थी और एक बड़ा गाना था और बड़ा, मुझे लगता है आपके पास मौका होगा, बड़ा चैलेंज होगा। तो कैसे ये आपको मौका मिला और फिर पूरा गाना कैसे कंप्लीट हुआ जब आप सिंगिंग आप इसकी कर रहे थे, और क्या कुछ खास एक्सपीरियंस रहा इसके वक्त? तो इसके जो कंपोजर हैं प्रणय जी जी ने मुझे जिन्होंने ये लिखा है गाना गिनी दीवान, हाँ उनसे बात करी कि मुझे कुछ सिंगर चाहिए, थोड़ा पावरफुल वॉइस चाहिए हाँ और जो सूफी को समझ सके, हाँ क्योंकि इसका बेस जो शुरुआती पार्ट जो है, मेरा वाला पार्ट है, वो सूफी बेस लेकिन पावरफुल वॉइस के साथ बना हुआ हाँ है। तो उन्होंने जिक्र किया उनसे और उन्होंने कहा कि एक बार जाके मुझे कॉल किया कि एक बार जाके मिल लो, गाओ। हाँ तो मुझे तक पता भी नहीं था कि किस चीज के लिए बनाया जा रहा है गाना है या क्या है इसका, क्या फ्यूचर है, कुछ भी मालूम नहीं था। मैं गया, आके आ गया। तो इसी वजह से मुझे मेरे होम टाउन जाना था। हाँ वहां पर जब रिलीज हुआ है इसका बाकी का, मुझे तब वहां पर कॉल किया है कंपोजर जो है कि गाना जो है रिलीज हो रहा है म्यूजिक, तो उसका टाइटल सॉन्ग जो है तुमने और आनंद भास्कर और सिद्धार्थ कसूर इन 3 लोगों ने किया है। तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि बागी 2 बिग मूवी और उसकी सीरीज थी वो बागी। जी बागी। तो मुझे लगता है दर्शक इंतजार करेंगे अगर आप ये गाने की भी कुछ लाइनें गुनगुना देते हो। जी बिल्कुल। हक में जो तेरे रब ने लिखा है, तुझको मिलेगा रब की रज़ा है। वाह। Get ready to fight. Oh, get ready to fight. बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, वेब सीरीज़ का आजकल ज़माना है। आजकल मुझे लगता है कि अगर कोई एक्टर है, अगर वेब सीरीज़ में काम नहीं करे, तो लगता है कि उसने कुछ ऐसा अचीवमेंट नहीं किया, क्योंकि आजकल लोग पूछते हैं, ठीक है आपने फिल्में तो की हैं, कोई ऐसी वेब सीरीज़ की है जो बड़ी पॉपुलर है? तो मुझे लगता है सिंगर्स के लिए वैसा हो, ठीक है आपने फिल्में तो की है, लेकिन वेब सीरीज़ में आपका गाना कौन सा ऐसा बेहतर है जो बड़ा पॉपुलर है? लेकिन उनमें से आप कुछ चुनिंदा लोगों में से एक है जिनमें वेब सीरीज़, जो एक आई थी वेब सीरीज़ मासूम, इसमें जो गाना था फ़कीरा, इसके लिए आपको बेस्ट सिंगर OTT से भी नवाजा गया 2022 में। वाकई मुझे लगता है एक बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। जैसे आपको पता चला कि आपको ये अवार्ड मिलने वाला है, उस वक्त रिएक्शन कैसा था? सबसे पहले आपका क्या दिमाग में, क्या सोच रहे थे आप उस वक्त? ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए। हाँ क्योंकि मुझे अचानक से एक कॉल आई कि हाँ बेस्ट सिंगर के लिए यू आर नॉमिनेटेड। हाँ तो और उसमें
काफी काफी अच्छे गाने थे जी। सिंगर्स के साथ जो थे। हाँ। तो थोड़ा सरप्राइजिंग था, थोड़ा सा शॉकिंग था, हाँ। क्योंकि इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था जी। कि यूजुअली आर्टिस्ट क्या करते हैं कि हम लोग काम करते जाते हैं, बिल्कुल। हम लोग ये सोचते भी नहीं है कि इसका क्या होगा क्या नहीं होना है, और अवार्ड्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। हाँ। तो अचानक से आपको जब एक सुनने में बात आती है, आपको ये इतना बड़ा और इतना अच्छा न्यूज सुनने को मिलता है कि आप नॉमिनेटेड हो, यही एक बड़ी बात है। उसके बिल्कुल। बाद आपको कि आप बेस्ट सिंगर जो है आपको सिलेक्ट किया गया है, हाँ। ऑब्वियसली इट्स रियली ग्रेट फॉर मी। जी। तो मुझे लगता है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे ये गाना, क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूँ अगर सिंगर साथ में हो, अगर दर्शक गाना नहीं सुनेंगे तो फिर दर्शकों को मजा नहीं आएगा। हाँ। मैं बताना चाहूंगा थोड़ा इस गाने के बारे में, क्योंकि प्लीज। अगेन अगेन ये गाना लिखा था गिनी दीवान ने, हाँ। और आनंद भास्कर इसके कंपोजर हैं। जी। ये वेब सीरीज पूरी उन्होंने उसके सब गाने उन्होंने कंपोज किए थे, हाँ। और आई गेस कि लिखे भी सब गिनी गिनी दीवान ने थे। जी। तो ये जो सूफी बेस्ड प्योरली सूफी हाँ। सॉन्ग था ये, फकीरा। हाँ। अब आप देखिए गाने के नाम से पता चल रहा है कि बिल्कुल। ये सूफी बेस्ड गाना है। जी। तू जिसनू दर दर है लभदा, होरा झड़ता नेड़े तेरे, छाती मार के वेख बंदिया अंदर वसिया चानन तेरे, तू की लपड़ निकला जोगी दिल ते लैके भार, बेदन तेरी ओ सब जाने रचिया जिस संसार, ओ मैली दिल दीरा फकीरा, होगा फकीरा, होगा फकीरा, ओ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब है। जितेंद्र जी, आपने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि आपने मराठी फिल्म की है, मराठी फिल्म का टाइटल ट्रैक आपने गाया, राजस्थानी फिल्म की आपने, कई सीरियल्स भी आपने, कई सीरियल्स के आपने टाइटल ट्रैक गाए, और उसमें जो बहुत खासी पॉपुलर गाने होते हैं आपने वो भी गाए हैं। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि समय हमारे पास कम है, किससे आप ज़्यादा इंस्पायर्ड है अभी, जो अगर हम बात करें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या कोई और सिंगर, किन से आप इंस्पायर्ड है, जिनको आप सोचते हैं कि यार कि मुझे ये जो गाना गा रहे हैं या मुझे इनके तक पहुंचना है, इनका जो मुकाम है आज, इस मुकाम तक मुझे हासिल करना, कोई उनका एक फेवरेट गाना जो आपको खास पसंद है? अभी की बात करें सर, अगर मकाम की बात करूं तो मैं समझता हूं कि गाने को लेकर हम मकाम नहीं देखिए, मैं डिसाइड मैं नहीं सिर्फ करते। अजीत सिंगर की बात नहीं कर रहा, जो हमारे पहले के भी सिंगर रहे हैं, चाहे किशोर कुमार या बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर रहे, किन से आप इंस्पायर्ड हैं, किनको आप लगता है कि हाँ मुझे, मैं बचपन से देखिए पिताजी से तो आप इंस्पायर्ड थे ही, आप लगातार उनके आप गाने सुनते थे, और कौन ऐसे सिंगर थे जिनको आप लगातार कंटिन्यू सुनते थे और लगता था कि मुझे आगे चलकर इस तरह की सिंगिंग ऐसी कुछ करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसमें सबसे पहला नाम मैं नुसरत फतेह अली खान साहब का लेना चाहूंगा। हाँ। मैं हमेशा से इंस्पायर्ड रहा हूँ उनकी जी। गायकी से, और नहीं, जो भी गाना गाएगा, जो भी गाना सीखते हैं उनसे, हाँ। वो एक इंस्पिरेशन है ही। बिल्कुल। उसके अलावा मेरे उस्ताद जालंधर में उस्ताद PS नारंग साहब, हाँ। प्रेम जी, जी। और इन लोगों की गायकी को तो मैं कभी टच करना चाहता हूँ उस गोल को। हाँ। और मुझे अरिजीत सिंह बहुत अच्छे लगते हैं, जी। उनके गाने सब अच्छे ही हैं। हाँ। सिंह की तो सारी दुनिया दीवानी है जी। किशोर दा, रफी दा, करक साहब, ये सब तो सबके फेवरेट है और मेरे भी। बिल्कुल, तो मैं वही चाहूंगा, इनमें से किसी का कोई एक फेवरेट गाना जो आपको याद हो, जाते जाते एक दो लाइन इनकी कोई गाने की अगर आप गुनगुना देते तो मुझे लगता है और 4 चांद लग जाएंगे इस कार्यक्रम में। कोई भी गाना, एक फेवरेट, एक दो लाइन। थोड़ी सी ये केसरिया गाना अभी आया प्लीज प्लीज, रिसेंट। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत खूबसूरत गाना, बिल्कुल प्लीज। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं जो हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा
तेरी फिक्र में, जिसका लिरिक्स नहीं नहीं, बहुत खूब, लेकिन आनंद आ गया आपने जो गुनगुनाया, क्योंकि बड़ा ही फेवरेट गाना है ये मेरा भी। और आपकी आवाज़ में तो एक अलग ही मज़ा आ रहा था, डिफरेंट तरह का इसमें एहसास हो रहा था सुनने पर। जितेंद्र जी, मन तो नहीं कर रहा है और गाने सुनने का मन कर रहा है और बातचीत करने का मन कर रहा है आपसे, लेकिन समय की बंदिशें, उसको हमको निभाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन जितेंद्र जी। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए सिंगर जतिंदर सिंह से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।